नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का कई कारणों से बहुत महत्व है। अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष के प्रारंभ में 5 देशों की यात्रा का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर उनका फोकस पहले जैसा है। मई के आखिर में वे ईरान गए। फिलहाल वे अफगानिस्तान, कतार, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा पर हैं। ईरान और कतार की यात्रा से आर्थिक और सामरिक हितों के मसले सधे। अमेरिका में वे राष्ट्रपति ओबामा से बात करेंगे तो अमेरिकी संसद को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी अमेरिका यात्रा है। जाहिर है भारत और अमेरिका में बहुत पटने लगी है। यो राष्ट्रपति ओबामा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, पर ओबामा प्रशासन के साथ मोदी सरकार की जो केमिस्ट्री बनी है उसमें निरंतरता रहेगी। पाकिस्तान, चीन और एशिया प्रशांत क्षेत्र के मामलों में अमेरिका और भारत में खासी साझेदारी बनी है। सैनिक सामरिक सहयोग के करार के बाद दोनों देशों में आगे और सहयोग बढ़ेगा। एक मायने में अमेरिका और पश्चिमी देशों से भारत की राजनीतिक समझ बन गई है। रिश्तों में विश्वास और गर्मजोशी आ गई है। मगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे बड़ी जरूरत निवेश की है। पिछले 2 वर्ष में उन्होंने और उनकी सरकार ने दुनिया भर में भारत में निवेश के लिए लॉबिंग की। वे हर अमेरिका यात्रा में वहां की महाबली कंपनियों के सीईओ से मिलते। इस दफा भी वे अमेरिकी कंपनियों को न्योता देंगे। दोहा से लेकर अमेरिका, मेक्सिको, स्विट्जरलैंड सभी में निवेश का न्योता मुख्य मकसद है। पिछले दिनों वित्त मंत्री अरुण जेटली कई दिन जापान में रहे। उन्होंने भी जापानी पूंजी को भारत लिवा लाने के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए प्रधानमंत्री की इस विदेश यात्रा का अहम सवाल है कि विदेशी कंपनियों को भारत की तरफ खींचने का मामला कितना आगे बढ़ा है। भारत की आर्थिक कूटनीति नतीजों के मामलों में कितनी सफल है, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा बहुत लंबा चौड़ा है। चुनाव की तैयारियों से लेकर संगठन पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा कयास राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश में सीएम पद के दावेदार को लेकर लगाई जा रही है। अगले साल जुलाई में नया राष्ट्रपति चुना जाना है, लेकिन उसकी प्रक्रिया कई महीने पहले शुरू हो जाती है। तभी कहा जा रहा है कि इस कार्यकारिणी में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दूसरे कार्यकाल में रुचि नहीं दिखा रही है, इसलिए उनके नाम को लेकर चल रही चर्चा थम गई है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि पहली बार किसी स्वयं सेवक को देश का प्रथम नागरिक बनाने का मौका आया है, इसलिए पार्टी कोई इधर उधर का उम्मीदवार नहीं देगी। तभी अमिताभ बच्चन से लेकर एनआर नारायण मूर्ति तक के नाम खारिज हो गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी सर्वोच्च पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। उनके अलावा मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन के नाम पर विचार होगा। जहां तक शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल, थावर चंद गहलोत या नजमा हिप्तुल्ला का मामला है, तो इनका नाम उपराष्ट्रपति के पद के लिए सोचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम दावेदार का मामला ज्यादा पेचीदा है, इसलिए पार्टी नाम तय करने की बजाय ये सैद्धांतिक फैसला लेगी कि दावेदार घोषित करना है या नहीं। अगर दावेदार घोषित करने का फैसला किया जाता है तो अगस्त तक पार्टी उसके नाम का ऐलान करेगी। भाजपा के कई नेता ताल ठोक कर कह रहे थे कि एकनाथ खड़से का इस्तीफा नहीं होगा। पिछले 2 साल से अनुभव के आधार पर वे ये दावा कर रहे थे। उनका कहना था कि बेहद गंभीर आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री ने निहाल चंद को नहीं हटाया। ललित मोदी मामले पर विपक्ष के हंगामे के बावजूद वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज पर कार्रवाई के बारे में सोचा भी नहीं किया। व्यापम और चावल घोटाले के आरोपों के बावजूद शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र में ही पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े पर आरोपों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए खड़से भी बच जाएंगे। लेकिन भाजपा नेताओं का यह अनुमान गलत साबित हो गया। खड़से के मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुलाकर रिपोर्ट ली और उन्हें इस्तीफा देने का 2 टूक संदेश दिया गया। भाजपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। भाजपा वहां भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इन दोनों मसलों पर सख्त रुख दिखाने का भाजपा को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता, सो खड़से की बलि ले ली गई। यूपी चुनाव के बाद उनकी वापसी हो सकती है। दूसरा कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका 36 का रिश्ता है। वे मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार थे, इसलिए फडणवीस ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। उल्टे अगले साल होने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव का भी हवाला दे दिया।
भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 4 राज्यों में राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट जीतने का दाव चला है, लेकिन वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा झारखंड में दाव पर लगी है। इसका कारण ये है कि सिर्फ झारखंड में ही भाजपा ने अतिरिक्त सीट के लिए आधिकारिक उम्मीदवार उतारा है, तभी वहाँ पार्टी और मुख्यमंत्री दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बाकी राज्यों में भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रीति महापात्रा, मध्य प्रदेश में विनोद गोटिया और हरियाणा में सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिन्हें भाजपा ने समर्थन दिया है। झारखंड की 81 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा और उसकी सहयोगी आजसू के 48 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 28 वोट की जरूरत है। भाजपा के पहले उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी की जीत के बाद पार्टी के पास 20 वोट बचते हैं, उसे 8 वोट का जुगाड़ करना है। दूसरी ओर झामुमो के पास 19 वोट हैं और उसे कांग्रेस के साथ और बाबूलाल मरांडी की पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन है, यानी उसके पास जीत के लिए जरूरी 28 विधायकों का वोट है। भाजपा को अपना दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए बहुत पापड़ बेलने होंगे। उसे गीता कोड़ा और भानु प्रताप शाही का समर्थन है। पार्टी के नेता इनोस एक्का और राजकुमार कुशवाहा को साथ लाने में जुटे हैं। इसके अलावा एक कोशिश मासस और भाकपा माले के 2 विधायकों को गैर हाजिर करने की है। भाजपा के रणनीतिकार मरांडी की पार्टी के दोनों विधायकों को भी गैर हाजिर कराने में लगे हैं। कुल मिलाकर दूसरी सीट का चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। स्विट्जरलैंड ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले आज स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान स्नेडर अम्मान से मुलाकात की। मोदी और अम्मान की मुलाकात में दोनों देशों के तमाम 2 पक्षीय मामलों पर चर्चा की। अम्मान ने जब एनएसजी में भारत के प्रवेश का समर्थन किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काले धन और कर चोरी की समस्या का समाधान करना दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को न्याय के घेरे में लाने के लिए दोनों देशों ने सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के बारे में बात की है। प्रधानमंत्री 5 देशों की विदेश यात्रा के तीसरे चरण में कल रात स्विट्जरलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान और कतर की यात्रा की थी। चौथे चरण में प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा होना है, जहां वे राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ 2 पक्षीय वार्ता करेंगे और अमेरिका कांग्रेस के साझा सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर तीखा हमला किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पूरी तरह से जंगल राज है और प्रधानमंत्री मोदी व उपराज्यपाल जंग पूरी तरह से विफल रहे हैं। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में एक महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या की खबर आने के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि मोदी और जंग पूरी तरह से विफल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में मोदी और जंग पर निशाना साधते हुए सवालिया लहजे में लिखा, आखिर दोनों ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री वी नारायण सामी ने आज पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। उन्हें आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इससे पहले पिछले हफ्ते बड़ी जद्दोजहद के बाद उनको विधायक दल का नेता चुना गया था। उनको नेता चुने जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया था। बहरहाल नारायण सामी इस समय सांसद हैं और उनको अगले 6 महीने में विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक बनना होगा। वे केंद्र की यूपीए की दोनों सरकारों में मंत्री रहे थे। आर्ट ऑफ लिविंग ने आखिरकार राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का आदेश मानते हुए 4.25 करोड़ रुपए का जुर्माना डीडीए के पास जमा करा दिया। इससे एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग को जुर्माना भरने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था। तब श्री रविशंकर ने कहा था कि उन्होंने पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और इसलिए जुर्माना नहीं भरेंगे और सच की लड़ाई लड़ेंगे। गौरतलब है कि यमुना के किनारे 11 से 13 मार्च को हुए विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर एनजीटी ने श्री रविशंकर की संस्था के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसमें से संस्था ने 25 लाख रुपए पहले जमा करा दिए थे। बाकी रकम 3 हफ्ते में जमा करानी थी, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद संस्था ने कहा कि वो बाकी रकम बैंक गारंटी के रूप में जमा करेगी। इसे एनजीटी ने खारिज कर दिया था और 1 हफ्ते में पैसे जमा कराने को कहा था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा में हर देश का अलग एजेंडा है। ईरान के बाद कतार की यात्रा से खाड़ी अरब क्षेत्र में भारत के हितों में मजबूती निश्चित ही आनी है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस आयात के मामले में भारत की व्यवस्थाएं मजबूत हुई है। उधर अमेरिका यात्रा सुरक्षा, सामरिक और राजनीतिक मामलों में अधिक महत्व की है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 2 साल पूरे करने के जश्न के बीच 5 देशों के दौरे पर हैं। वैसे तो अपने हर विदेश दौरे में वे विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, हर देश के कारोबारियों से मिलते हैं और उन्हें भारत आने का न्योता देते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें नियम और कायदों को सुगम बनाने का भरोसा दिलाते हैं। इस बार भी उन्होंने कतर में वहाँ के कारोबारियों के साथ 1 घंटा बिताया और उन्हें कहा कि उनकी सरकार ने कारोबार करना आसान बना दिया है। स्विट्जरलैंड की यात्रा में उनका फोकस काले धन को रोकने पर रहा। जाहिर है कूटनीति के जरिए आर्थिकी का एजेंडा साधने की मोदी की कोशिश है, लेकिन साथ ही इस दौरे में वे सामरिक एजेंडे पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस दौरे की खास बात यह है कि इसमें कई सामरिक पहल हुई है। अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान से लगती सीमा पर हेरात में भारत की मदद से एक बांध बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अफगानिस्तान में भारत की ऐसी मजबूत मौजूदगी का बड़ा सामरिक मतलब है। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए यह एक संदेश है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह का समझौता किया था। ईरान और सऊदी अरब के बाद वे कतर गए। वहाँ के अमीर के साथ आतंकवाद के मसले पर साझा लड़ाई और सूचनाओं के आदान प्रदान का समझौता हुआ। खाड़ी देशों के साथ लगातार हो रहे समझौते भारत की सामरिक स्थिति को मजबूती देने वाले हैं। सऊदी अरब की तरह कतर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय मजदूरों के साथ खाना खाया और उनको संबोधित किया। इसके जरिए एक राजनीतिक संदेश उन्होंने भारत में दिया। सामरिक महत्व के लिहाज से उनकी इस बार की अमेरिका यात्रा का खास महत्व है। भारत 2 अंतर्राष्ट्रीय फोरम में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। उसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में शामिल होना है और साथ ही मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का भी हिस्सा बनना है। ये दोनों फोरम ऐसे हैं जहां आम सहमति से ही प्रवेश संभव है। किसी भी सदस्य देश ने आपत्ति कर दी तो इसमें प्रवेश रुक जाएगा। भारत छोटे देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो यह काम बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान रहे, चीन और पाकिस्तान दोनों भारत का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की इस यात्रा में बराक ओबामा के साथ NSG और MTCR में प्रवेश के बारे में चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि MTCR को लेकर समझौता हो सकता है। इससे भारत अपनी उच्च तकनीकी वाली मिसाइल बेच सकता है और अमेरिका से ड्रोन खरीद सकता है। तभी मोदी की इस बार की यात्रा को सामरिक नजरिए से बहुत अहम माना जा रहा है। वैसे तो वे प्रधानमंत्री बनने के बाद 4थी बार अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन यह उनकी पहली 2-पक्षीय यात्रा है। पहली बार वे अमेरिका राष्ट्रपति के बुलावे पर जा रहे हैं। इस बार वे अमेरिका में संसद के साझा सत्र को संबोधित करेंगे और ओबामा प्रशासन के साथ 2-पक्षीय मसलों पर चर्चा करेंगे। उनकी इस यात्रा पर चीन और पाकिस्तान दोनों की नजर होगी। इस यात्रा से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर बड़ा असर होना है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर चर्चा करेंगे। अमेरिका में भारत की लॉबी दिनों दिन मजबूत हुई है। इसका एक प्रमाण अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री का होने वाला भाषण है। 2016 के वे पहले विदेशी भाषणकर्ता होंगे। राष्ट्रपति ओबामा पूरे मान सम्मान के साथ प्रधानमंत्री की आवभगत करेंगे। पाकिस्तान में इस बात को गंभीरता से लिया जाएगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर है। आपके अनुसार इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कौन सा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण की बजाय अगर आप अनुमति दें तो मैं 2, वैसे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों ए से शुरू होने वाले, क्योंकि उसकी वजह भी है, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं दोनों डेस्टिनेशंस। लेकिन अफगानिस्तान चूंकि हमारे बिल्कुल बैकयार्ड में है, हमारे क्षेत्र में, रीजन में, उसकी बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बहुत स्टेक्स हाई हैं। उसमें पाकिस्तान का भी एंगल है, चाइना का भी, ईरान का भी। तो अफगानिस्तान की यात्रा को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट रीजन है। अमेरिका ऑफ कोर्स दुनिया की कैपिटल है, सबसे बड़ा देश है, सबसे समृद्ध देश है। हमारे उससे संबंध ज्यादा घनिष्ठ हो रहे हैं। जो टेररिस्ट पे समझौता होने की संभावना है, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और अमेरिकी खुफिया एजेंसीज आदान प्रदान करेंगी। प्लस लास्ट अपॉर्चुनिटी है ओबामा साहब को गुड बाय कहने की, और जाते आते उनसे जो भी और भारत के हित में वो ले सकें। फिर वहां पे एक जॉइंट सेशन को एड्रेस करना अपने आप में एक तारीखी बात होगी। जिस व्यक्ति को वीजा नहीं मिलता था, आज वो अमेरिकी दोनों सेशंस को साथ में एड्रेस करेंगे। तो मतलब आप देखिए ना, नहीं ये आप देखिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मतलब ये 2 वर्ष की दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। 2 वर्ष के अंदर ये 4थी अमेरिका यात्रा प्रधानमंत्री की है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। क्या बिल्कुल कसर भी निकाल रहे हैं। और ये तो खैर ऐसे चुटकी लेने के अंदाज की बात है। असली बात तो ये है कि
पिछले 2 साल में अमेरिका और भारत के संबंध एक अलग जोन में गए। मनमोहन सिंह कार्यकाल में भी अमेरिका के हम बहुत नजदीक आए, क्योंकि एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, एक मनमोहन सिंह जी का सोच था इकोनॉमिक पॉलिसीज का। लेकिन जो बिल्कुल अलग लीग में ले जा रहे हैं इंडिया यूएस रिलेशंस को, खासकर स्ट्रेटेजिक मामलों में, इकोनॉमिक मामलों में, चीन के संदर्भ में, जो एक बहुत परोक्ष नहीं लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग सी चल रही है, जिस तरह से हम जापान के नजदीक हो रहे हैं, जो अमेरिकी अलाई है, अमेरिका का मित्र है। तो इंडिया यूएस रिलेशंस शायद पिछले 50-60 साल में इससे बेहतर कभी भी नहीं हुए, जितने अब हैं, और जो संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन संजीव जी, इस यात्रा के अंदर दोहा हो, स्विट्जरलैंड हो, मैक्सिको हो, अमेरिका हो, इन चारों के एजेंडों में आर्थिक कूटनीति का अपना बहुत ज्यादा फोकस है। लेकिन ये चौथी अमेरिका यात्रा के बावजूद ये सवाल अभी भी अपनी जगह है कि क्या प्रधानमंत्री की कोशिशें आर्थिक कूटनीति से निवेश क्या सचमुच में आने लगा? उस मामले में कहां बात सिरे चढ़ पा रही है? देखिए, इसमें बातें ये हैं, एक तो आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आर्थिक कूटनीति नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक पॉलिसीज या निवेश का जो एजेंडा है वो उनके हर कदम में रहता है, वो चाहे डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, चाहे इंटरनेशनल उनकी विजिट्स हैं। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक जर्नी है कंटिन्यूअस। आप ये सोचें कि हम आज या कल या परसों मंजिल पे पहुंच जाएंगे, वो नहीं है। आप अपने देश को एक अट्रैक्टिव इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, वो एक प्रोसेस है। तो ये 2 साल में चौथी यात्रा उस प्रोसेस का एक हिस्सा है कि आप बार बार मिलते हैं। भाई, आप बाजार में आज निकल के 10 रुपए के 100 रुपए का सामान भी खरीदेंगे, किसी को देंगे तो 4 बार ठोक बजाएंगे। तो प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार का एफर्ट, ऑब्वियसली लोग अपने अगर करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर लगाएंगे तो वो उसकी सारी सुनिश्चित होना चाहेंगे, बार बार समझना चाहेंगे। सो एक ये प्रोसेस है, तो मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। नहीं, प्रोसेस है, तमाम बातें। लेकिन क्या है कि अमेरिका के अंदर जो माहौल, एक बाकी अमेरिका के अंदर चीन की जिस तरह की पकड़ है, लॉबी है, इजराइल की जिस तरह लॉबी है, या पश्चिम यूरोप के देशों का जो महत्व है, क्या सचमुच में भारत उसकी सामरिक और आर्थिक समझ का, राजनीतिक समझ का हिस्सेदार हो गया, साझेदार हो गया, या अभी उसमें कुछ कमी है? भाई, चीन की इकोनॉमी 11 ट्रिलियन डॉलर्स की है, हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर की भी अभी पूरी तरह से नहीं पहुंच रही। तो ऑब्वियसली पैसा वहीं जाता है जहां पहले से पैसा ज्यादा है या पैसा जल्दी बनेगा। तो हमें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, अमेरिकी कैपिटल को एक मतलब करीब 100 साल से ज्यूज ने कैप्चर कर रखा है। तो इजराइल की लॉबी वो है। लेकिन अगर हम चाइनीज को और ज्यूज को छोड़ दें तो इंडिया की बहुत बड़ी लॉबी है। इंडियन अमेरिकन हैं, अमेरिका का निवेश होता है और बढ़ रहा है उसी अनुपात में जिस अनुपात में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बड़ी हो रही है। तो वो भी एक प्रोसेस ही है। नहीं, लेकिन संजीव जी, पिछले 60-70 साल में अमेरिका ने देशों को बनाया। मतलब चीन में जब निक्सन गए तो एकदम खुला मामला और अमेरिका ने निवेश किया। मार्शल प्लान से यूरोप बना। क्या अमेरिका की प्राथमिकता में, क्योंकि बुश के बाद से प्राथमिकता में है बुश के और क्लिंटन, लेकिन बात वैसी नहीं बन रही जैसी बाकी के देशों के साथ बनी है? आपने अपने सवाल में ही आपका उत्तर है हरिशंकर जी। चीन को कोई भी बना सकता है क्योंकि चीन में बाकी सब मटेरियल रेडीमेड है, सारी पॉलिसीज, सारा सिस्टम और लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ हर चीज में एक संघर्ष है। अगर हमने लैंड एक्विजिशन की बात शुरू करी थी मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, तो आज तो उसको लोग भूल गए क्योंकि उन्होंने भी समझ लिया कि ये इतना आसानी से संभव नहीं है, उसकी कॉस्ट बड़ी हाई है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हाई है तो वो ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स की बात है, तो यहाँ पे हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी जब तक जुड़ेगी नहीं तो पक्का नहीं कोई निवेश करेगा। तो और दुनिया भी ये बात समझती है। तो ये हमारे यहाँ जो भी होगा वो स्लो होगा, लेकिन बहुत स्टेडी होगा। जब भी होगा तो बड़ा पुख्ता होगा। चीन आज ये है, कल वहां पे कोई क्रांति हो गई, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। ये तो फर्क रहेगा ही भारत कि आपके अनुसार। और दूसरे देश इतने छोटे हैं, जापान को बनाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो तो जो चीज बिल्कुल बिखर गई है उसको तो आप जोड़ ही सकते हो। और फिर ये जापानीज कैरेक्टर है, जापानीज लोगों की, इसमें तो आप देखिए ना कि मतलब उन्होंने अपने देश को फिर से खड़ा कर दिया, जर्मनी ने फिर से खड़ा कर दिया। जी नहीं, तो संजीव जी आपके अनुसार दोनों तरफ के रिश्तों के बीच में अभी धैर्य है, एक दूसरे को समझते हुए धैर्य चल रहा है, धैर्य का माहौल है, वो चलेगा? सिर्फ धैर्य का ही नहीं है, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग का माहौल, समझ भी बन गई, अंडरस्टैंडिंग का भी माहौल है। डेफिनेट इंटरेस्ट भी कन्वर्ज कर रहे हैं, मिल रहे हैं कहीं ना कहीं जाके।
के, लेकिन इंडिया और यूएस दो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज, इंडिया तो सबसे दूसरा बड़ा पॉपुलस नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन, इसमें कोई भी आमूलचूल परिवर्तन ओवरनाइट नहीं हो सकता क्योंकि हमारी प्रणाली ऐसी है। जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।